तो आज अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग काइनेमैटिक्स को आगे देखते हैं। इसमें अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। जो हमने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि 3 तरीके के मोशन हो सकते हैं। एक हो सकता है 1 डायमेंशनल, ठीक है, जो अभी क्लास 9th के कोर्स में है। इसमें क्या है, मोशन जो है एक डायमेंशन में वर्क करता है। जैसे कोई कार अगर रोड पे चल रही है तो वो हो गया 1 डायमेंशन मोशन, ठीक है। फिर आता है हमारा 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, जैसे डायमेंशन आप जानते हैं, अगर हमारा कोई प्लेन है, ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, तो ये हमारा 2 डायमेंशनल हो गया फिगर। और अगर हमारा 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो उसमें 3 एक्सिस हो जाते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल मोशन की, जिसमें कैसे मोशंस आएंगे, इस तरीके के मोशंस, ठीक है, जो कि 2 डायमेंशन पे वर्क कर रहे हैं। ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्सिस। तो इस तरीके के मोशन जितने भी होते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं। अभी आपके कोर्स में नहीं है तो आगे इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हमारा जो थर्ड होता है वो होता है 3 डायमेंशनल मोशन। ये आपको कहाँ पर दिखने को मिलेगा, जैसे अगर आप कोई भी मूवमेंट अगर स्पेस में हो रहा है, स्पेस में किसी तरीके का अगर मोशन है तो वो सारा हमारे 3 डायमेंशनल मोशन में आता है। अब आगे बात करते हैं 1 डायमेंशनल मोशन को, कि किस तरीके से 1 डायमेंशनल मोशन काम करता है। एक तो मैंने आपको बोला कि हॉरिजॉन्टल वे में कर सकता है, जिसमें कि अगर आपका टाइम यहाँ पर t0 पे अगर हम देख रहे हैं तो इसका जो लोकेशन है वो x=0 है। किसी टाइम t1 पे इसका अगर डिस्टेंस हम देख रहे हैं वो मान लीजिए 2 मीटर्स हो गया, ठीक है। फिर हम किसी टाइम t2 पे अगर उसको देख रहे हैं तो वो 4 मीटर हो गया। तो इस तरीके से ये मूवमेंट होता है जो हॉरिजॉन्टल वे में 1 डायमेंशन में हो रहा है। दूसरा अगर 1 डायमेंशनल मोशन देखें तो वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड भी हो सकता है या डाउनवर्ड टू अपवर्ड भी हो सकता है, बट इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर हमारा ये कोई यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, हम कोई यहाँ से ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं, तो t0 पे उसका जो डिस्टेंस होगा वो मान लीजिए यहाँ पर t1 अगर हो जाता है, t=1 सेकेंड, तो ये डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है वो 1 मीटर का अगर है। ऐसे ही किसी टाइम t2 पर उसका जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर हो जा रहा है। तो इस तरीके के मोशन जो ऊपर से नीचे की तरफ हो, या मतलब इन्हें स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, चाहे तो वो केवल एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हों, चाहे वाई एक्सिस पर वर्क कर रहे हों, तो ये सारे हमारे कैसे मोशंस कहलाते हैं, ये सारे हमारे 1 डायमेंशनल मोशन होते हैं। फिर लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी, जिसमें हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था, और वो हमने एक इस तरीके का एग्जाम्पल लिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पे जा रहा है और बी से सी पे जा रहा है, यहाँ 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, यहाँ 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस तो उसका टोटल हो जाएगा 5 + 2 7 किलोमीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या हमने बताया था, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे होगा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में AC, वो उसका डिस्प्लेसमेंट शो करता है। अब इसी में अगर हम कोई कर्वी फिगर लेते हैं जिसमें कि उसका हमको फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तब कैसे करेंगे। अगर हमने एक सर्कुलर पाथ लिया है, ठीक है, इसमें कोई पॉइंट A है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला इस सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग और वो किसी पॉइंट B पर पहुँच रहा है, तो अगर हम B और A को मिला देते हैं तो ये एक सर्कल का डायमीटर बन जा रहा है। अगर इसका रेडियस R है तो ये भी R हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट AB, डिस्टेंस क्या होगा, ये सरकमफ्रेंस पे घूम रहा है, तो ये सरकमफ्रेंस जो हाफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल वो चल रहा है वो उसका डिस्टेंस होगा। अब ये हमको पता है कि सरकमफ्रेंस का जो सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr, ठीक है। और ये क्योंकि हाफ ही डिस्टेंस सरकमफ्रेंस का चल रहा है तो डिवाइड बाई 2 अगर करेंगे तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम A to B हो जाएगा πr, ठीक है। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमारा इनिशियल पोजीशन था A पर, फाइनल पोजीशन है B पर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आप जोड़ेंगे A से B में तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि उसका डायमीटर है,
तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2r, r प्लस r 2r, तो दोनों में फ़र्क आया। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन में अंतर आ सकता है अकॉर्डिंग टू द पाथ वो फॉलो करेगा। ठीक है, अब आती है बात कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा या इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। अब ये कैसे होगा, अगर हम A से चल के किसी पॉइंट B पर पहुंच रहे हैं तो उस केस में जो मेरा डिस्टेंस होगा, लेट्स से A से B तक जाने में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस उस केस में 5 किलोमीटर हो जाएगा। और इसी अगर लीनियर पाथ में हम चल रहे हैं A से B में और हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। फाइनली ये 5 किलोमीटर दूर पहुंचा है फ्रॉम इनिशियल 0 से, तो 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। तो ऐसे केसेस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों सेम आएगा। ठीक है, अब कहाँ पर, अभी जो मैंने बोला कि डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब ये किन कंडीशंस में होगा, अगर मेरा डिस्टेंस, सॉरी अभी हम डिस्प्लेसमेंट की पहले बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी, फाइनल डिस्टेंस में से हम इनिशियल डिस्टेंस को माइनस करते हैं। ठीक है, अगर मेरा जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब फाइनल पोजीशन जो मेरी है, जो मोशन कर रहा है बॉडी उसकी, वो अगर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनिशियल पोजीशन से, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से कोई ओरिजिनेट हो रही है मोशन, A पे गई, वहाँ से ये B पे गई, तो इसकी फाइनल पोजीशन अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक XF है और इनिशियल पोजीशन इसकी XI थी, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा XF माइनस XI, XF माइनस XI। अब यहाँ देखिए कि XF XI से बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब अगर कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उसी पॉइंट पे वापस से आ जा रहा है, तो अगर इसकी इनिशियल डिस्टेंस XI थी और फाइनली वो चल के उसकी पोजीशन यही आ जा रही है जो कि XI की बराबर हो जा रही है फाइनल पोजीशन, तो फॉर्मूले के अनुसार XF माइनस XI हम करेंगे, वो तो सेम ही पॉइंट है। ठीक है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट इसका हो ही नहीं रहा है, तो ये हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा इनिशियली जिस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे अगर 0 पॉइंट है, तो ये वापस से आके उसी जगह पे मिल जा रहा है इसी पॉइंट पे, तो 0 माइनस 0 भी 0 ही है। ठीक है, तो इसका इनिशियल ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पर है। अब अगर हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कहीं से ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से चलना शुरू हो रहा है और किसी A पॉइंट पर आता है और वहाँ से बैक होकर वो किसी B पॉइंट पर जाके रुक जा रहा है, तो हमारा इनिशियल जो डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल किया, ये जो इनिशियल पॉइंट होगा वो तो XI डिनोट करेगा, जो उसने शुरू में चला A तक। ठीक है, और ये लौट के B पर आ रहा है, तो मेरा फाइनल पोजीशन यहाँ से यहाँ तक XF हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर कि XI जो है वो ग्रेटर है XF से, तो अगर आप इसको फॉर्मूले में रखेंगे XF माइनस XI, मतलब फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे एक्स एफ जो है वो छोटा है एक्स आई से, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होता है। फिर एक टर्म यूज़ होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका क्या मतलब है? अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है किसी पाथ पर A to B, ठीक है, इसको B ले लेते हैं, ये हो गया C पॉइंट। अब इसमें कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि 0 होगी, फिर किसी वेलोसिटी से वो B तक पहुंचा, V1 हो गई, फिर किसी वेलोसिटी से C पर पहुंचा, V2 हो गई। और इसमें जो टाइम इंटरवल लगा यहाँ पर तो t 0 ही था इनिशियली, यहाँ पे t इक्वल्स टू T1 हो गया और t इक्वल्स टू T2 हो गया। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हम नोट करते हैं। मान लीजिए कि A और B के बीच में कोई पॉइंट पर हम चाहें कि इसकी वेलोसिटी चेक करना, तो वो वेलोसिटी जब हम सॉल्व करके निकालेंगे, ऐसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमको B पे वेलोसिटी पता ही है, V1 हो रही है, C पे V2 हो रही है, टाइम भी हमको दिया हुआ है, और हमको किसी इंस्टेंस पे कहीं भी किसी पॉइंट पर हमको चाहिए कि वो जो ऑब्जेक्ट चल रहा था उसकी वेलोसिटी क्या है। तो ऐसी वेलोसिटीज़ जो हैं उन्हें कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ये भी टर्म बहुत जगह यूज़ होता है, एवरेज स्पीड निकालना। तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई A से B पर गया, उसने ये डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो x1 था, फिर B से C पर आया, उसने जो डिस्टेंस यहाँ ट्रैवल किया वो x2 था। अब A से B तक आने में उसको टाइम t1 लगा और यहाँ B से C तक आने में टाइम t2 लगा। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आपको इस फिगर में दिख रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम A टू C क्या है? x1 प्लस x2, और टोटल टाइम उसको जो लग रहा है वो है t1 प्लस t2। इस तरीके से हम एवरेज स्पीड को निकालते हैं। इसी तरीके से अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट A पर है, वो B पर गया और इसको डिस्टेंस मान लेते 10 किलोमीटर्स गया, और फिर वो B से बैक होके एक किसी C पॉइंट पर आया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। तो उसका जो इनिशियल डिस्टेंस है वो तो 10 किलोमीटर है A टू B, और वो B से वापस लौट के C पर आया है, ठीक है। तो उसका जो फाइनल पोजीशन A टू C हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 10 माइनस दिस 5। तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका AC बताएगा 10 माइनस 5, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इससे हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? हमारा जो A से B तक वो डिस्टेंस पहले ट्रैवल किया है वो है 10, ठीक है। तो A से B तक का डिस्टेंस हो गया 10, और उसने वापस C पर आया, मतलब फाइनली वो C पर है, तो C से लेकर A के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो 10 में से ये 5 उसने मूव ऑलरेडी करके C पे आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 माइनस 5। और टोटल टाइम, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड लग रहा है, फिर यहाँ 5 सेकेंड लग रहा है, तो टोटल उसको 10 सेकेंड्स का टाइम लगा, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी हो गई 0.5 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमको डिस्प्लेसमेंट लेना होता है और स्पीड में हमको टोटल डिस्टेंस लेना होता है। अब आगे हम लोग कुछ ग्राफ्स से समझेंगे इसको। सारे टर्म्स ऑलमोस्ट हमारे कवर हो गए हैं यहाँ। अब हम अगर एक ग्राफ बना लेते हैं, एक टाइम हमारा यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं, ठीक है। टाइम और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ये, इसको ST ग्राफ भी बोलते हैं। इसमें
अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा स्लोप है, ये लाइन जो दिख रही है, ये आपको वेलोसिटी शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, तो ये लाइन इंडिकेट करेगी उसका वेलोसिटी। ओके, अगर कोई ए ऑब्जेक्ट है यहाँ और एक बी ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, सबसे पहला काम है हमको इसका स्लोप चेक करना। ये अगर θ1 है और यहाँ से यहाँ तक ये θ2 है, तो आप इसमें देखिए कि θ2 जो है वो θ1 से ज़्यादा है, θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1। तो ये आप समझ लीजिए कि जब भी ये एक्यूट एंगल हमारा बढ़ता जाएगा, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसका स्लोप बढ़ता जाएगा उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है। तो इस केस में अगर वेलोसिटी इसकी v2 है और इसकी v1 है, ठीक है, तो v2 विल बी ग्रेटर देन v1। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ खींच रहे हैं तो उसमें जो भी ग्राफ आ रहा है हमारा, वो इंडिकेट करेगा वेलोसिटी को, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है जो θ1 स्लोप से ग्राफ में इंडिकेट हो रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट बी है जो θ2 एंगल से या स्लोप से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब ए ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी v1 है और बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 है, तो जितना एंगल जिसका ज़्यादा बनेगा, ये एंगल, उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये स्लोप अगर बढ़ता जाता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है। अगर हम एक और ऑब्जेक्ट सी ले लें, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का एंगल θ3 और भी बड़ा हो गया, मतलब इसकी सी की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, बी से भी ज़्यादा है और ए से भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं इसके स्लोप के बारे में, ठीक है। कोई भी ग्राफ में हम एसटी ग्राफ ये भी ले लेते हैं, इसमें जो हम ये थीटा की बात कर रहे हैं, जो स्लोप है जिसको हम स्लोप बोलते हैं, ये क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप इधर परपेंडिकुलर डाल दें एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका वाई एक्सिस के पैरेलल में है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है ये पॉइंट, कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो इस टाइम पीरियड में, ये टाइम पीरियड है, इतना डिस्प्लेस हो रहा है S1, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर t बराबर 0 ले लेते हैं, टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से एक टाइम t2 पर भी अगर आप डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे तो वो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए S2 हो गया। तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, तो इस ग्राफ को एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट O से A पर गया, जिसमें कि उसकी इनिशियल जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड था वो 0 है, यहाँ पर तो वो कहीं मूव नहीं किया है। A पर आने में उसको 10 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल करके A पे आया, A से फिर वो B पर, कोई इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे बॉडी क्या है, रेस्ट में है। एंड देन B से C पर जब वो गया तो वो फिर 15 मीटर के डिस्टेंस पे पहुँचा। इसमें जो टाइम इंटरवल लग रहा है, तो फर्स्ट O से A तक जाने में उसको 10 सेकंड का टाइम लगा, A से B तक में 10 से 15 पर पहुंचा, मतलब 15 सेकंड में पहुंचा B पर, तो 5 सेकंड्स का टाइम इंटरवल लगा, और C पर पहुंचने में उसको 20 सेकंड लगा, तो टाइम गैप जो हो गया B से C तक का वो 5 सेकंड्स हो गया, ठीक है। हमने ये बताया है कि लाइन का जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, वो वेलोसिटी को शो करता है। तो फर्स्ट केस में हमारी वेलोसिटी क्या है, OA में वेलोसिटी होगी जो कि स्लोप होगी, स्लोप ऑफ लाइन, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल 10 - 0, टाइम डिफरेंस 10 - 0,
यानी कि वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकेंड। ए से बी पे जब जाएगा तो उसका स्लोप क्या होगा? इसका फाइनल डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड है वो 10 है, इनिशियल डिस्टेंस जो ए पर है वो भी 10 है, टाइम डिफरेंस 5 सेकेंड है, तो ये हो गया 0, यानी कि यहाँ पर ए से बी तक के बीच में वेलोसिटी 0 हो गई। फिर हम बी से सी पे जाएंगे तो इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 15 मीटर है और बी पर जो डिस्टेंस था वो 10 मीटर था, टाइम गैप 5 सेकेंड है, तो ये अगेन 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ओ से ए तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है जो कि 1 मीटर पर सेकेंड है। ए से बी तक उसका वेलोसिटी 0 है, बी से सी तक अगेन वो 1 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। अब ए से बी तक जो जा रहा है उसकी वेलोसिटी 0 है। क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे तो बी पर भी वो 10 ही मीटर की दूरी पर है और ए में भी 10 ही मीटर की दूरी पर था। टाइम के साथ वो कहीं मूव नहीं किया है। इसका मतलब ए बी पे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। ठीक है, तो यहाँ जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है वो भी 0 हो गई। आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक और ग्राफ नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तब तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। टिल देन बाय।